बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। माह रमज़ान के रोज़े जो कुछ रह गए हैं, सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ये रोज़े रखने की तौफीक भी अता फरमाए। गुजारिश आप लोगों से है कि पूरे साल बाद ये महीना आता है, बरकतों का महीना है, तो दिल खोल के दुआएं कीजिए। अल्लाह ताला के हुजूर जो जाती साते हैं उसमें हम सबको मिलजुल कर ये दुआ करनी है कि मौजूदा हालात जो हैं कोरोना की वजह से, जिस तरह से जब भी कोई त्यौहार आता है, ईद स्पेशली आती थी तो बाज़ारों की रौनकें, फैमिली में गेट टुगेदर, ये सब हमारी एक हिस्सा है सकाफ़त का भी, मेल जोल, और ये चीज़ें हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं मौजूदा हालात की वजह से बहुत ज़्यादा महदूद होकर रह गई हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे, लेकिन थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको मिलजुल कर अदा करनी है। हम आपको मिलवाएंगे आज के मेहमानों से भी, कुछ बात करेंगे शहर की सूरत हाल की भी। आगाज़ कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी से। आज की पहली खबर हमारे पास है जी, कोरोना के जानलेवा वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 13 अमवात हुई हैं। तमाम महकमों के गैर तरक्की याफ्ता अकाउंट बंद, हुकूमती अरकान पर 4 अरब 60 करोड़ निछावर। सरकारी स्कूल्स में क्लासरूम की कमी, प्राइवेट स्कूलों की भारी फीसें गरीब के लिए मुश्किल। और महंगाई का नया रिकॉर्ड कायम हो चुका, लाकर मुर्गी का नर्ख 422 तक पहुंच गया। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। राव साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। मौजूदा सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कल ओवरऑल अगर शहर का अगर हम जायज़ा ले लें, मैं जब कल ऑफिस से वापस घर जा रही थी, ट्रैफिक ऐसे थी, मैंने कभी संडे को भी ट्रैफिक इस तरह से नहीं देखी, बिल्कुल ना होने के बराबर थी। अब मौजूदा हालात में भी कोरोना के वार हम देख रहे हैं, मतवातर हैं, तो ये चीज़ें महदूद होने का कोई रिजल्ट ऑब्वियसली अभी तो कुछ दिन बाद जाके हमें पता चलेगा, लेकिन ये प्लानिंग आपको मौसर लग रही है बज़ाहिर? देखिए, फ़िलहाल तो जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और जिसको कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर लीड भी कर रहे हैं, फ्लैग मार्चेस हो रहे हैं, CCPO आपको सड़कों पर नजर आते हैं, रेंजर्स और आर्मी की गाड़ियाँ आपको सड़कों पर नज़र आती हैं। काफ़ी हद तक जो इसकी एक्सेप्टेंस है वो हमने देखी है शहर में, क्योंकि लोगों को मास्क पहने हुए कम से कम आप ज़रूर देखेंगे, ख्वाह किसी भी मुकाम से आप गुज़रे। लेकिन ट्रैफिक की जो आप बात कर रही हैं वो इस वजह से कि शाम के औकात में ख़ास तौर पर अफ्तारी के बाद ट्रैफिक काफ़ी दिनों से इसी तरह की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर रही है। नहीं राव साहब, जो बाजार खुलने से ट्रैफिक थी उसमें तो कंपैरिजन अगर करें तो बहुत हद तक कमी आई है। देखिए, अब कमी तो ऑब्वियसली जब मार्केट्स बंद होंगी, शॉपिंग मॉल्स बंद होंगे आपके, तो फिर किस तरह से ट्रैफिक आपको मिलेगा। लेकिन जो इस वक्त जो हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, और फ्लैग मार्च जो है वो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में तहसील वाइज इसको प्लान किया गया, जिसमें तकरीबन जो कैवलकेड में ना सिर्फ सरकारी गाड़ियाँ और उसमें भी इसी तरह से रेंजर्स और आर्मी की गाड़ियाँ भी हैं, साथ में डॉल्फिन्स को भी साथ लिया जाता है। तो ये इस प्रैक्टिस से मैं ये समझता हूँ कि फ्लैग मार्च से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो लोगों को रवैया बदलने की ज़रूरत है। और आज भी हजूम हमें भी नज़र आते हैं मुख्तलिफ, अगर क्वेश्चन ना कि आप जो अगर महदूद कर दिया चीज़ों को, लॉकडाउन हो गया, तो अभी भी क्या पुरहुजूम जगह हैं जहाँ पर? जी बिल्कुल हैं, अभी भी हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ज़रा सा रमज़ान बाजार तो बंद हो गए, ज़रा सा वो तो कल बंद हुए ना, वो तो कल बंद हुए हैं। वैसे असूली तौर पर जब 8 को आपने इसको अमल दरामद शुरू किया तो उसी दिन बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन आपने बहरहाल 2-3 दिन बाद, और रमज़ान बाज़ारों में जिस तरह की सूरत हाल हमने रिपोर्ट की है कि SOPs नाम की कोई चीज़ वहाँ पर हमने तो कम से कम नहीं देखी, वो तो हमने पूरा दिखा दिया है। अच्छा, अब ये जो हमने देखा चीज़ें महदूद कर दी गई हैं, शहर में लॉकडाउन भी है, मार्केटें बंद हैं, तमाम शॉपिंग मॉल्स बंद हैं, बावजूद इसके 24 घंटों में 13 अमवात हो जाना, 82% वेंटिलेटर भर जाना,
ये तो लम्हा फिक्र देखिए है। स्पाइक तो है। अब वबा जो है वो उसको आप फैलने से तो रोक सकते हैं, लेकिन उसके जो असरात हैं वो ऑब्वियसली जिसको है कोविड में जो मुब्तला है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। और यही वजह है कि हम भी जो तरवीज भी करते हैं, मीडिया भी तरवीज कर रहा है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इसके फैलाव को रोका जाए और कनेक्शन को तोड़ा जाए। अच्छा, अब लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर हम ये चीज़ भी लोगों को बता देते हैं कि क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में हम देख रहे हैं शिद्दत बहुत ज़्यादा आ रही है, लोग मुतासिर भी हो रहे हैं। बार बार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कंपैरिजन अगर दोनों लहर से किया जाए तो इस लहर में जितने लोग आ रहे हैं खुदा ना खास्ता उनको डायरेक्ट जो है या तो वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ा है या फौरन उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। और उसकी वजह क्या है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक 89% लाहौरिये जो हैं वो कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म का शिकार है। Exactly. तो हम बता रहे थे कि ये मैं उसको बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों है, आखिर क्या वजह थी कि जो आपका यूके वेरिएंट है वो ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। इसी वजह से हुआ है कि आपने जो पहली वेव थी उसमें आपने तमाम जो फ़्लाइट ऑपरेशन था उसको माइन्यूटली मॉनिटर किया और जो बड़े क्वारंटीन सेंटर्स थे आपने वो बनाए, प्राइवेट भी और फिर सरकारी सतह पर भी। अब आपने जब थर्ड वेव से कबल आपने उस सब चीज़ों को, उस प्रैक्टिस को छोड़ दिया और जो कोई यूके से आया या यूरोप से आया तो वो बराह रास्त अपने घरों में गया और फिर आप कहें, और ये तो संगीन गफलत है। इस पे तो इसकी बिल्कुल जो इंक्वायरी एनसीओसी को ये मामला ज़रूर उठाना चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों किया गया। अब भी तो आपने ये सिलसिला शुरू किया है जिससे कि अब आप बनाएंगे क्वारंटीन सेंटर की तरफ आप गए हैं, अब तो उसी वक्त चले जाते ताकि कम से कम इसका फैलाव ना होता। और आपने हमारे हमसाया मुल्क में जिस तरह से तबाही मची है और उसका जिक्र देखिए, हर रोज़ 3000 से ज़ायद जो ज़िंदगी हैं वो कोविड-19 की वजह से जो है वो ज़ाया हो रही हैं। और अब सूरत हाल ये है कि हमने इससे निकलना कैसे, इससे निकलना इसी तरह से निकला जा सकता है कि एहतियात को ही अगर लोग इलाज समझ लें तो मेरा ख्याल है कि हम इससे निकलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, हल कोई नहीं जो है। महकमाना गफलत है उसको जरूर उसका नतीजा तो हम भुगत ही रहे हैं ना, कि जो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं कि 89% यूके वेरिएंट है। हम देखते हैं कि जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट है ये बड़ी इफेक्टिव नज़र आती है, लेकिन इस मामले में भी संगीन गफलत की गई है। जब फर्स्ट वेव थी तो उस वक्त ट्रेसिंग का अमल किया जाता था, टेस्टिंग का और ट्रैकिंग, तीनों इसके जो प्रोसीजर था इसको अडॉप्ट किया था, लेकिन इसको छोड़ दिया गया। और उसके बाद अब आप देख लें कि चलें जी, हमने इस खबर को वाइंड अप करना है और हम रिक्वेस्ट आपसे यही करना चाहेंगे, ईद है, ऑब्वियसली त्यौहार है, सभी लोग मिलना जुलना भी चाहते हैं, अपने प्यारों के घर आना जाना भी चाहते हैं, शॉपिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना है हालात के साथ। तो इंशाल्लाह आगे जाके बहुत अच्छे दिन भी आएंगे अगर आप थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो वापस आएंगे तो हमने डिस्कस करना है जी, तमाम महकमों के गैर तरक्की याफ्ता अकाउंट बंद और हुकूमती अरकान पर 4 अरब 60 करोड़ निछावर कर दिए। ये उस हुकूमत की बात की जा रही है जिसने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़ा सिंप्लिसिटी से रहने की बात की जा रही थी। वापस आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अपडेट्स आई हैं कोविड के हमारे पास जो कि इंतहाई ख़तरनाक हद तक, तशवीशनाक हद तक परेशान कुन हैं। और अपडेट के मुताबिक एक ही रोज़ में कोरोना से 43 जिंदगियां जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर में कोरोना मजीद 43 जिंदगियां निगल गया। 24 घंटों में कोरोना के 704 नए मरीजों की तस्दीक भी हुई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 869 मरीज दाखिल हैं। अस्पतालों में कोरोना के 560 मुसद्दका मरीज जेर इलाज हैं। 224 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ये 224 मरीज वो हैं जो कि वेंटिलेटर पर हैं। जाहिद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है। जाहिद साहब अपडेट कीजिए। जी, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसके दौरान न सिर्फ केसेस बल्कि अमवात में इजाफा जो है वो जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 43 जो अमवात हैं वो रिपोर्ट हुई हैं और इसके साथ साथ 704 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। शहर में अस्पतालों में मरीजों की जो तादाद है वो उसमें मामूली कमी देखने में आ रही है। 879 मरीज जो है वो इस वक्त अस्पतालों में मजमूई तौर पर दाखिल हैं, जिनमें से 560 कंफर्म और 319 मरीज जो है वो सस्पेक्टेड हैं।
जिनमें कोरोना वायरस की वाज़ेह अलामात हैं, लेकिन उनकी अभी तशखीस जारी है। और 224 मरीज अब तक जो है वो सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में इस वक्त जो है वो उनकी हालत तशवीशनाक होने की वजह से उनको वेंटिलेटर पर जेर इलाज रखा गया है। और 72% इस वक्त जो कोरोना ICUs हैं वो ऑक्युपाइड है सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में। ठीक है जाहिद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे। जी तो अगली खबर हमारे पास है। तमाम महकमों के गैर तरक्याती अकाउंट बंद और हुकूमती अरकान पर 4 अरब 60 करोड़ निछावर। वैसे तो पैसे नहीं मिलते हैं कुछ भी करने के लिए, 4 अरब और 60 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए जो निछावर कर दिए गए? अच्छा, मैं पहले वाज़ह कर दूं कि मैं तरक्याती कामों का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसे बयानात जब देखते हैं तो हैरानी उस वक्त होती है जब हम आपको कवर किया करते थे। कंटेनर की जो तकारीर थी उसमें तो ये कहा जाता था कि लेजिस्लेटर्स का ये काम नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस का काम है और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को ये फंड्स खर्च करना चाहिए, यानी बुनियादी मसाइल से इनका बराह रास्त ताल्लुक है। अब क्या हुआ एकदम से कि कभी खबर आती है कि 6 करोड़ रुपए फी जो रुकन असम्बली है उसको दिए जाएंगे, उसके हल्के में खर्च किए जाएंगे। आखिर क्यों ये इतनी जहमत की जा रही है? ये इसलिए की जा रही है कि इनको 3 साल लगे हैं ये समझने में कि लोगों के मसाइल जो हैं वो हल करने अवामी नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी है और अवामी नुमाइंदे इससे जो अपनी जान खलासी है वो नहीं करवा सकते। उनको हर सूरत में लोगों को जवाबदेह होना है। लोगों का पानी, बिजली, गैस और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मसला है वो अवामी नुमाइंदों को हल करना है। और अवामी नुमाइंदे को जब आप गत्ते की तलवार देंगे अपने सिपाही को या फौजी को तो वो किस तरह से लड़ सकेगा? आपने पहले मुख्तलिफ हीले बहाने घड़े और उसके बाद फिर अब आप उसी पैटर्न पे वापस आ रहे हैं, तो ये तो आपको करना आज से 2.5 साल पहले करना चाहिए था। लाहौर शहर में बहुत सारी स्कीम्स को नज़रअंदाज किया गया जिनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ी। वो क्यों बढ़ी? आपने नज़रअंदाज किया। और ऐसे प्रोजेक्ट्स, अब मैं मौजूदा सूरत हाल में याद करा दूं पंजाब गवर्नमेंट को कि लाहौर शहर में 12 जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस थे वो अधूरे छोड़ दिए गए और जो तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस 70% से ज़ायद मुकम्मल हुए थे और उनमें से 4 ऐसे थे जो कि 80% से ज़ायद जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो चुका था। लेकिन आपने कहा कि ये लेजिस्लेटर्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये भी उसी सर्द खाने में जोड़ा। और अब बात ये समझ आ रही है कि अब जबकि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उनकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो जब बढ़ चुकी है तो अब आपको ख्याल आ रहा है कि अब उनको बनाया जाए। और यही वो सेंटर्स थे जो आज के दौर में बेहतरीन क्वारंटीन सेंटर और वैक्सीनेशन सेंटर्स के तौर पर आपके इस्तेमाल में लाए जा सकते थे। जिस तरह से यादगार का जो आज़ादी चौक का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसको आप वैक्सीनेशन सेंटर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोगों के बुनियादी मसाइल बहरहाल हुकूमतों को हल करने हैं और इसमें भी अब अपनी हुकूमत में भी हम जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डिस्क्रिमिनेशन का सिलसिला जारी। आपके शहर में ऐसे टिकट होल्डर्स आपके मौजूद हैं जिन्होंने 40-40, 50-50 हज़ार वोट लिए लेकिन वो हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं और लोग उनके पास जब आते हैं तो खाली हाथ लोगों को लौटना पड़ता है। ना लोगों का बिजली का मसला हल हो रहा है, ना सीवरेज का मसला हल हो रहा है, ना और ये होगा भी नहीं, ये लोगों को बता दें होगा भी नहीं, क्योंकि आपके उम्मीद तक रहने दें, उम्मीद रहने दें। चलें, उम्मीद तो बड़ी लोगों ने महंगाई की भी की है कि महंगाई कम हो जाएगी। तो अब महंगाई के जो हालात हैं, चिकन की प्राइस हमने आपके साथ शेयर कर दी है, मार्केट की सूरत हाल भी बताएंगे, लोगों को क्या मसाइल हैं ये भी लोगों की जुबानी ही आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जैसे ईद का त्यौहार आ रहा है और हर चीज़ जो है वो लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर होती चली जा रही है। ब्रेक के बाद हम इसको डिस्कस करते हैं हमारे साथ ही। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और अब हम बात करने वाले हैं उस सस्ते प्रोटीन की जो कि गरीब की पहुंच में था लेकिन 422 रुपए किलो हो जाने से क्या सूरत हाल है मार्केट में, क्या लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। ऑब्वियसली
ईद पर हर किसी की कोशिश होती है कि घर में अच्छे अच्छे खाने बनाए जाएं, लोग खरीद भी रहे होंगे, लेकिन जिस तरह लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बजाय इसके कि माह रमज़ान में आप लोगों में खुशियाँ बांटें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, हुकूमत क्या कर रही है कि आपने मुर्गी का गोश्त 422 रुपये किलो तक पहुँचा दिया। पूरे रमज़ान महंगाई की बात होती रही, लेकिन इसके बावजूद अभी भी ये हालात हैं। हम बाहर चलते हैं, फारान मौजूद हैं और उनसे जानते हैं जो खरीदार आ रहे हैं उनका क्या कहना है। ईद तक कीमत कहां पहुंच जाएगी? आज तो 422 रुपये है, 2 दिन मजीद हैं, तो क्या ये 450 रुपये से भी तजावुज़ करती नजर आ रही है? जो खरीदार आ रहे हैं उनका क्या है और वजह क्या बताई जा रही है कि आखिर वजह ऐसी क्या है जो कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है? ओवर टू यू फरहान। देखिए ना, इस वक्त मैं टोरंटो मार्केट में मौजूद हूँ। ऐसा होता था कि टोरंटो मार्केट के अंदर सुबह से ही गेमा गेमी शुरू हो जाती थी, ख़रीदार पहुँचना शुरू हो जाते थे, दुकानें खुल जाती थी। लेकिन आज जो मनाजिर वो टोटली मुख्तलिफ मुझे दिखाई दे रहे हैं। टोरंटो मार्केट के अंदर और मामूल से कम अब ना होने के बराबर रश है। इक्का दुक्का गाहक मुझे सुबह से तकरीबन पौना घंटा खड़ा हो गया हूँ। यहाँ मुझे 4 से 5 ही कस्टमर नज़र आए होंगे, दुकानदार हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए। वजह यही है कि जो मुर्गी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, एक कीमत के ऊपर स्टेबल नहीं है, मुसलसल इजाफा हमने देखने में आया। और अब 422 रुपये तक जो मुर्गी का गोश्त है वो पहुंच गया। दुकानदारों का कहना है कि इसमें मजीद भी इजाफा देखने में आया है। दुकानदारों का कहना है कि अगरचे जो रेस्टोरेंट बंद है उसके बाद उन्हें एक उम्मीद थी कि शायद मुर्गी की गोश्त की कीमत में जो ईद की छुट्टियां हैं, रेस्टोरेंट बंद है, लॉकडाउन लग गया, नीचे आएगी। लेकिन का बताया जा रहा है इशू तो रेस्टोरेंट बंद होने से कम उसमें तो बेहतरी आएगी, लेकिन एग्जैक्टली वजह क्या है जो कीमत बढ़ती चली जा रही है? कोई चेक एंड बैलेंस रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीमें, क्या यहाँ पर कोई आ रहा है? लोगों की दुहाई सुनने के लिए क्या कोई मौजूद है? अरे पहली बात तो समझने की, जो 422 रुपये रेट है ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, जिला इंतजामिया का रेट है। तो जिला इंतजामिया जो रेट जारी किया है उसी के हिसाब से जो दुकानदार है वो इस वक्त प्रोटीन जो मुर्गी का गोश्त है वो सेल कर रहे हैं। अब इसकी वजह यह कि दुकानदार जो बता रहे हैं कि जो इस वक्त प्रोडक्शन है वो कम हुई है, जिसकी वजह से रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभाम का शिकार था जो पोल्ट्री फार्म वाला है, उसे पता नहीं था कि आगे होना क्या जा रहा है। इस वजह से जो प्रोडक्शन है वो कम थी, यही वो वजह बन रही है कि मुर्गी की कीमत में इजाफा देखने में आया है। और जो दुकानदार है वो कह रहे हैं कि मजीद भी इसमें इजाफा हो सकता है, 450 से क्रॉस कर जाएगा। जी ठीक है फरहान, थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे। आप पीछे देख सकते हैं हालात क्या हैं, कैसे खरीदारी करें। राव साहब, आपने पीछे हालात देख ली हैं, प्रोडक्शन का इशू कहा जा रहा है। अब ये देख लीजिएगा जितने भी मसाइल हैं, ईद जैसे जाएगी ना ये सब मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। देखिए आप नहीं ऐसी फिक्र ना करें, नहीं ख़त्म होंगे ये मसाइल। खुद साख्ता मसाइल है और ये किसी भी वक्त ये सामने आ सकते हैं। जो आपने बात की ना सस्ते प्रोटीन की, बिल्कुल सस्ता प्रोटीन जो है वो था ही का सीगा अब इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब सूरत हाल जो है वो इस कदर भयानक हो चुकी है कि कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखिए माजी में तो इल्ज़ाम लगाया जाता था कि एक जमात के सीनियर रहनुमा हैं और वो रेट निकालते हैं। वो जेल में थे तो तब भी पता चला कि कौन रेट निकालता है। और कम से कम आज तो पता लगा लो कौन रेट निकाल रहा है, उसी से बात कर लो कि क्या वजह है। सब कुछ बंद है, आपके जो शादियों की खपत थी वो सारी बंद हुई है, उसके बावजूद जो रेट है इतना बढ़ रहा है। वो क्यों? डॉलर नीचे आ रहा है, मुर्गी का रेट ऊपर जा रहा है। ये बड़ी एक हैरानकुन बात है। देखिए जो महंगाई का हम देखते हैं कि पूरी एक सीरीज़ चलती है वो भी अब थम चुकी है। फ्यूल की प्राइसेस पिछले 2 माह से स्टेबल हैं। अगर प्राइसेस फ्यूल की बढ़ती हैं तो फिर बात समझ में भी आती है कि आप इसका रेट जो है वो इंक्रीज़ हो भी जाए तो कोई नहीं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़, किसी चीज़ में तब्दीली नहीं हुई, बल्कि कमी रूनमा हुई है डॉलर की प्राइसेस में, जिसका आप क्लेम करते थे कि आपको इसकी जो फीड के हवाले से शायद इश्यूज़ हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से आप बढ़ा रहे हैं। तो कोई पूछने वाला बुनियादी तौर पर है नहीं। और मसला ये है कि पूछे इनसे क्या। सुबह दोपहर शाम डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें, उनसे आप सवाल करेंगे कि मुर्गी की रेट कौन निकाल रहा है या मुर्गी क्यों महंगी हो रही है, तो वो एक लंबी जो केसट उनके जहन में है वो चलना शुरू हो जाएगी, फ़लाँ 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 फ़लाँ। और ये सूरत हाल इसी तरह से है। लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि
आप जिम्मेदार हैं, रियासत मदीना के दावेदार जिम्मेदार हैं कि क्यों, आखिर कौन सी ऐसी जो तब्दीली है वो रूनुमा हुई है जिसकी वजह से बात यह है कि पूरे रमजान में आप लोगों को रिलीफ जो कि आम आदमी की पहुंच में था, बिल्कुल ऐसे आम आदमी में पूरा रमजान भी आप दावे करते रहे, रिलीफ आवाम के लिए सिर्फ बातों तक था, और अब जब ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, तो आपने कहा जितनी आवाम की जेब से पैसे हैं वो बस निकाल लो, चाहे वो चिकन की मद में है, वो चाहे दीगर अशिया की मद में है। खैर, ये सिलसिला इसी तरह से रहेगा, इस पर कुछ नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम रोशनी डालने वाले हैं और हम एतराफ़ भी करते हैं इस इदारे के खिदमात का। बिलाशुबा ये जो खिदमात सर अंजाम दे रहा है, खराज तहसीन के भी मुस्तहिक हैं, और कोई आम इंसान इस तरह से लोगों के लिए सर्व नहीं कर सकता। मैं बात कर रही हूँ फाउंटेन हाउस की। फाउंटेन हाउस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद की देखभाल भी ये करते हैं, फिर उनके देखभाल के साथ साथ हर चीज़ का ख्याल रखना फाउंटेन हाउस की जिम्मेदारी है। सहमी धड़कन, नम आंखें, कांपते हाथ। फाउंटेन हाउस की 4 दीवारी में बहुत सारे ऐसे ही ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद हैं जिनके लिए वो एक उम्मीद की किरण भी है और इनकी देखभाल भी की जाती है। ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद का खूबसूरत मस्कन है जहाँ इन्हें इलाज के साथ साथ अपनायत, मोहब्बत और हमदर्दी जैसे जज्बात जो हैं वो मिलते हैं। फाउंटेन हाउस के बारे में मैंने पहले भी कहा, सभी लोग जानते हैं, लेकिन फाउंटेन हाउस जो है ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद का ख्याल किस तरह से रखता है। बिलाशुबा ये एक बहुत मुश्किल काम भी है। ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद चूँकि उनको खुद ही नहीं पता होता अपने बारे में, अपना ख्याल कैसे रखना है, किस तरह से खुशी, गम, इन जज्बात का इजहार करना है। और अब जब ईद की आमद है, सभी लोग अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये अफराद किस तरह से ईद मनाते हैं, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। डायरेक्टर HR हैं और RM डिपार्टमेंट हैं फाउंटेन हाउस। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, ये यहाँ पर अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रही हैं। ये इदारा किस तरह से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, जान लेते हैं। आयशा इमरान मुर्तज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। कोई आम इंसान ये काम नहीं कर सकता, बहुत बड़ा जज्बा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। फाउंटेन हाउस खिदमात किस तरह से सर अंजाम दे रहा है, ये कहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये बात जैसे शुरू की, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने फाउंटेन हाउस के बारे में बताया। फाउंटेन हाउस की इब्तदा आज से 50 वर्ष पहले यहाँ पे जब हुई, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि फाउंटेन हाउस चूँकि मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन का इदारा है, तो रिहेबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट इतना नया था कि ये उस वक्त अच्छे जो मुल्क थे, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये कॉन्सेप्ट नहीं था। प्रोफेसर रशीद चौधरी साहब, डॉक्टर हारून रशीद चौधरी, और उसके बाद डॉक्टर अमजद साकिब और बहुत से ऐसे लोग, जस्टिस नासरा जावेद इकबाल और बहुत से मुखय्यर हजरात जो इस पूरे कारवां को अमले जामा पहनाने में, उसका मुस्तकबिल तयन करने में, उसकी रहनुमाई करने में और उसकी सपोर्ट करने में ऑल द वे हमारे साथ रहे। ये बिल्कुल मुमकिन ना होता अगर कम्युनिटी इस तरह से इसमें पार्टिसिपेट ना करती। आपको बड़ा हैरानी होगी सुन के कि ज़हनी अमराज की बहाली एक ऐसी स्ट्रगल है जिसमें हमें फेस करना पड़ता है ख़ुद कम्युनिटी को, जहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे मुखय्यर हजरात मौजूद हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और कहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने प्यारों को वहाँ हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। तो ये जो स्ट्रगल है मेंटल हेल्थ की रिहेबिलिटेशन की, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद की बहाली में उनको मैक्सिमम सपोर्ट करें और उनको उनकी पूरी खुद, जिसको कहते हैं ना, खुद मुख्तारी, खुद एतमादी के साथ वापस मुआशरे में रिहेबिलिटेट करें। अगर कोई जॉब कर रहा था तो वो वापस जाके जॉब कर सके, अगर कोई पढ़ रहा था तो वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके। मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी है कि आपने कहा कि दोबारा से वो सोसाइटी में जाएं, अपना किरदार अदा करें, जो काम वो कर रहे हैं उनको दोबारा से निभा सकें। ये बड़ा मुश्किल टास्क है। कितना टाइम पीरियड होता है कि आप एक ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला शख्स है, उसकी रिहेबिलिटेशन का काम करें, कितनी देर में वो रिकवर कर जाता है और फिर दोबारा से वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाए? जी बिल्कुल, ये एक प्रोसेस है। ऑफ कोर्स ये वेरी करता है मेंबर टू मेंबर। मैं यहाँ मेंबर का लफ्ज़ बोलूँगी, ये बात मैं बताना चाहती हूँ कि हम वहाँ पे पेशेंट्स नहीं कहते, इन्हें मेंबर्स कहते हैं। तो ये दे आर लाइक मेंबर्स विद अस, और
इन मेंबर्स के लिए हम पहले तो नेचुरली ट्रीटमेंट से ही शुरू होता है इलाज, उसके बाद हम इनको बहाली के एक सिस्टम में से गुजारते हैं। सही। फाउंटेन हाउस तशरीफ़ लाने वाले तमाम लोग ही जानते हैं, और मैं चाहूँगी कि आपके तवस्सुत से इस वक्त आपका चैनल चूँकि बहुत लोग देखते हैं माशाल्लाह, तो अगर वो देख रहे हैं तो वो ज़रूर इसको देखेंगे कैसे वो अपना सारा दिन गुजारते हैं। सही। वो आर्ट थेरेपी में होते हैं, वो आर्ट वर्क कर रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ स्किल्स सीख रहे होते हैं, कभी वुड वर्क सीख रहे हैं, कभी वो जो है ब्लॉक प्रिंटिंग सीख रहे हैं, कभी वो स्पोर्ट्स में अपना दिल लगा रहे हैं। तो देयर आर 12 काइंड ऑफ थेरेपीज। अच्छा, अब जो फाउंटेन हाउस में ज़हनी अमराज में मुब्तला लोग हैं, इनको बड़ी केयर की ज़रूरत होती है, प्यार, मोहब्बत, केयर, बहुत ज़्यादा इनको सेंसिटिव इनका माइंड होता है, जल्दी चीज़ें महसूस कर लेते हैं ना। आपके पास तो ट्रेन लोगों का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, हमारा जो स्टाफ है, जो हमें तो स्टाफ नहीं कहते, हम तो उन्हें फैमिली मेम्बर्स की तरह, ये एक लाइक अ फैमिली, क्योंकि आप इसके नाम से ही जान जाएंगे कि ये फाउंटेन हाउस है। तो फाउंटेन हाउस इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली एंड वी लिव टुगेदर। सो वो मेंबर्स हैं, हम स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारे ऊपर जनरल बॉडी मेंबर्स हैं, सही, और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। तो वी ऑल आर एक्चुअली मेंबर्स टुगेदर फॉर द रिहैबिलिटेशन। अच्छा, इनकी जो आपने बात बड़ी खूबसूरत की है, इनको सराहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनके साथ जो बड़ी तकलीफ़ रवा रखी जाती है वो ये कि इन्हें सुना नहीं जाता। देखें आयशा, मैं आपके तवस्सुत से ज़रूर बताना चाहूँगी, देखिए मेंटल इलनेस को समझना बड़ा ज़रूरी है। मेंटल इलनेस, दिमाग की बीमारी, हर उस शख्स को हो सकती है जिसके पास दिमाग है। 30 सेकंड में ये केमिकल इम्बैलेंस या जिसको आप कहते हैं, ये हमारे अंदर हो सकता है, और किसी के अंदर भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। ये लोग सच बोलने वाले, ईमानदार और ज़हीन लोग हैं ज़्यादातर, जो बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड्स, अपने बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ले रहे थे अपनी लाइफ में, या बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, या बहुत अच्छे परफॉर्मर्स थे। हमारे पास आर्टिस्ट रहे, आप जानते हैं रूही बानो भी हमारे साथ रहीं, हमारे पास बिजनेसमैन हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट हैं। तो दे आर हाईली सेंसिटिव पीपल। इनको उस हौसला अफजाई की बेइंतहा ज़रूरत है। जब ये घरों को वापस भी चले जाते हैं तो जो इनके साथ एक नारवा सलूक है वो स्टिग्मा की वजह से है। स्टिग्मा पे बात करनी चाहिए। देखिए स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा ये है कि हम अपने वहाँ पे जो देखते हैं कि वालिदैन को अपने बच्चे जो है छोड़ जाते हैं यहाँ पे, और फिर जब उनके ठीक होने के बावजूद वापस लेने नहीं आते, या बच्चे हैं या ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के बारे में मैं ज़रूर बताऊँगी। बहुत ज़्यादा रेशो है कि ख़वातीन को यहाँ पर जब इलाज के लिए लाया जाता है तो फिर उनके अपने प्यारे उन्हें वापस लेने नहीं आते। अंदाज़ा करें आप कि लोगों की बेबसी का, आप उस माँ की बेबसी का अंदाज़ा करें जो 40 साल से गेट के सामने बैठी है और इंतज़ार करिए अपने बेटे का कि वो मुझे मिलने आएगा। अच्छा, अब ईद का मौका है, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते होंगे जो अपने प्यारों का इंतज़ार करते हैं। पहले तो मुझे ये बताएगा ना, फाउंटेन हाउस में ईद की सेलिब्रेशन किस तरह से होती है? बिल्कुल, हमारी तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडी, डॉक्टर अमजद साकिब एंड ऑल द टीम, हर ईद फाउंटेन हाउस में आके इन मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो हम इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान तैयार करते हैं, और उनकी पसंद की चूड़ियाँ, मेहंदी, ख़वातीन के लिए। मर्द हजरात जो हैं वो भी इसमें बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं। जब भी ईद आती है तो फिर हम उनके फैमिली मेंबर्स की तरह, लेकिन हम कितनी भी कोशिश करें, बहुत मोहब्बत भी करें, बिलाशुबा वो कभी तो जो अपने प्यारे हैं जिनका उन्हें इंतज़ार रहता है, उनकी जगह हम शायद वो फिल नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। हम गुफ्तगू का बढ़ाएंगे। ये मुझे ये पूछना है कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि आप लोगों से रब्ता करें जो उनके पेरेंट्स हैं या औलाद है, कि आके कम से कम इस स्पेशल दिन तो आप अपने प्यारों को मिल के जाएँ? इसके लिए क्या कुछ प्लान किया जाता है, रब्ता करने की कोशिश की जाती है? इस पर हम बात करते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं आयशा इमरान। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम बात करें फाउंटेन हाउस में ईद कैसे मनाई जाती है, तो ये तो बता दिया आयशा ने, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा ज़रूरी होता है कि उन लोगों का इंतज़ार रहता है जो अपने होते हैं, जो प्यारे होते हैं। किसी से रब्ता किया जाता है फाउंटेन हाउस में? क्या जो लोग इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं, क्या उनकी तरफ से कोई पूरा प्रॉपर एक प्लान ऐसा बनाया जाता है कि कम से कम किसी त्यौहार पे कुछ स्पेशल अरेंज किया जाए? जी आयशा। जी बिल्कुल, मैं इस पे ज़रूर बड़ी खूबसूरत सी एक बात करना चाहती हूँ। खूबसूरत बात मैं इसे इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये खूबसूरत है हर उस शख्स के लिए जो दर्द रखता है, मोहब्बत रखता है इन मेंबर्स के लिए।
जब इनके अपने प्यारे इनको नहीं मिलते हैं, नहीं आते, मैसेज नहीं भेजते हैं, तो ये क्या महसूस करते हैं। अगर आप उनकी जगह अपने आप को रखें तो मेरा ख्याल है बहुत आराम से आप इस बात को समझ सकते हैं, उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। हम बिलाशुबा कोशिश करते हैं, इनके तमाम एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स हमारे पास होते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हम इन्हें इन्वॉल्व कर सकें, वो इनको लेकर जाएं, छुट्टी पर ले जाएं, घर ले जाएं। लेकिन बहुत से कई एक मेंबर्स ऐसे हैं जिनके कोई प्यारे घर से मिलने नहीं आते, लेने नहीं आते। उनकी वजह ये नहीं होती कि हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, उनकी वजह ये भी अक्सर होती है कि बहुत से लोग कॉन्टैक्ट्स चेंज कर लेते हैं, एड्रेसेस चेंज कर लेते हैं। ऐसे में हम बहुत ज़्यादा बेबस होते हैं उनके प्यारों तक पहुंचने के लिए। तो हमारा एक पूरा शोबा है जिसमें सोशल वर्कर्स हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम इनको वापस रिकंसाइल करें उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ। मुझे वहाँ 15 साल हो गए हैं ना, और आज तक वहाँ कोई गेट वेल सोन का कार्ड नहीं आया, कोई ईद मुबारक का कार्ड नहीं आया। ये हमारी बेहिस्सी का आलम है। आपके तवसत से जो भी मुझे सुन रहे हैं, कम से कम एक वीडियो मैसेज, आजकल इंटरनेट का दौर है, हमारी वेबसाइट पे हमारी ईमेल्स मौजूद हैं। अगर आप अपने किसी प्यारे को, जिसको आप जानते हैं कि वो फाउंटेन हाउस में है, कोई बहन है, कोई माँ है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई भाई है, तो कज़न है, दोस्त है, आप कोशिश कीजिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप ईद मुबारक का, आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और हमारे ईमेल पे उन्हें सेंड कीजिए। आप सोचें उस खुशी का अंदाज़ा, जो छोटी सी खुशी आप उनको बिल्कुल आपने उस सही दिन कहा, और देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी भी। आयशा, ये कहिएगा, कुछ ऐसे भी ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद होते हैं जिनको फिर भी कुछ समझ होती है कि अपने प्यारों की, अपनी माँओं को इंतज़ार होता है, बच्चों का, तो क्या कभी कोई कहता है कि ईद है, हमारे घर से कोई नहीं आया? बिल्कुल कहता है, बहुत बारहा कहता है। और हम और हमारे तमाम एग्जीक्यूटिव्स जब आते हैं, हम उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो उनको ये एहसास दिलाते हैं कि आपकी बहन नहीं आई तो मैं आपकी बहन हूँ, आपका बाप नहीं है तो दस्ते शफ़क़त सर भी, जैसे डॉक्टर अमजद हैं, तो वो उनके सर पे रखते हैं कि हम आपके भाई हैं, आपके साथ और यही जज्बा बड़ा हौसला तो बढ़ा देता जो है। खुलूस के रिश्ते हैं वो इतने प्यारे होते हैं कि वो कई कई दिन इंतज़ार करते हैं कि मुझे फ़लाँ मिलने आएगा, मुझे सर मिलने नहीं अच्छा आएगा। आयशा, ये कहिएगा, ख्वाजा सराओं के लिए भी फाउंटेन हाउस में कुछ स्पेशल किया जाता है, बताइएगा। ख्वाजा सिराज की ये जो बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम हमने शुरू किया 2011 में, जैसे कि ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद जो हैं वो मुआशरे का एक बड़ा निगलेक्टेड सा तबका बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ख्वाजा सिराज भी ऐसे लोग हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड में से भी शायद मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में हैं। तो डॉक्टर अमजद साकिब साहब के साथ, अखवत के मिलाप के साथ जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया 2011 में, तो हमें ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था कि हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। जब हर महीने वो एक जैसे माँ के घर आते हैं, तो वो हमारे घर आते हैं। ये वो ख्वाजा सिराज हैं जिनकी उम्र रसीदा हैं, उनको बीमारियां हैं, उनको आज़ारियां हैं, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। मुआशी तकलीफ़ तो एक हट कर है, जो इज़्ज़त ना मिलने की एक तकलीफ़ है, वो बिल्कुल एक ऐसी तकलीफ़ है जिनको जो बयान भी नहीं की जा सकती। और बिल्कुल ये वो ही चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है जिस पर ये सब कुछ बीत रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा ये सिर्फ बातें ही लगती हैं। आयशा, हमारे वक्त कम है, मैं चाहूँगी आपको देखने वालों को मैसेज दें। जी, मैं बिल्कुल मैसेज देती हूँ। इस बात को मैं ज़रूर ख़त्म कर दूँ। ये ख्वाजा सिराज स्टिचिंग यूनिट चलाते हैं फाउंटेन हाउस में। इन्होंने तमाम मेंबर के कपड़े सिए हैं, ज़बरदस्त। तो और वो हमने फुटेज में देखा भी किस तरह से। हाँ बिल्कुल, तो दे आर सो ब्यूटीफुली जेल टुगेदर। तो मैसेज मेरा सबसे ये है कि ज़हनी मर्ज़ हर उस शख्स को हो सकता है जिसके पास जहन नामी चीज़ है। बराए मेहरबानी इनको अपना समझें। आए, ये वक्त है ईद अपनाने का, अपने प्यारों को। और अगर आपका कोई अपना प्यारा नहीं भी है तो आप एक प्यारा सा मैसेज ज़रूर उनके लिए दे सकते हैं। हम बहैसियत फाउंटेन हाउस, जो कि इस वक्त पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा फाउंटेन हाउस है और दुनिया का दूसरा फाउंटेन हाउस है, 330 फाउंटेन हाउस है बाय द वे दुनिया में। ये वाहिद फाउंटेन हाउस है जो मुखय्यर हजरात की कम्युनिटी की हेल्प से चल रहा है। सही। इसमें लोग अपना वक्त देते हैं, लोग अपना पैसा देते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, तो हम इन सब के लिए काम कर पा रहे हैं। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो वक्त देते हैं, पैसा देते हैं, वो मुखय्यर हजरात। और मेरे ख्याल से जो लोग नहीं करते उनको दिल खोल कर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं।
स्टूडियोज़ में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करने के लिए हमारे दो मेहमान मौजूद हैं। तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। मोहम्मद यासिन नक्शबंदी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, उनके साथ इरफान हलचल साहब ने भी ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं मोहम्मद यासिन नक्शबंदी की तरफ और उनसे चाहेंगे कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करें। जी। मुझे ख़ताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। और उनकी शफ़क़त गमे कौनैन मिटा देती है, कि उनकी शफ़क़त गमे कौनैन मिटा देती है, कि जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे। और छोड़ आया हूँ ये कहकर दिलो जाज़म, के छोड़ आया हूँ ये कहकर दिलो जाज़म, के आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, के आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूब। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, इरफान हलचल साहब, उनकी तरफ जाएंगे और अब वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करेंगे। जी। मुस्लिम अजमा है रमज़ान प्यारा, अलवदा 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 है, मुड़ ए दिन आवे परवरदिगारा, जिंद जानवारी, तेरा आना करम
जिगर हो या पारा, अलविदा 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 है। रात दिन हमद कर कर खुदा दी, नात था नबी मुस्तफा दी। जिंदगी नाल मुड़ ए नजारा, अलविदा 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 है। चाक फुरकती होया सीना, सोना रमजान दाए महीना, साथों कर चले आयज किनारा, अलविदा 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 है। साडे रोजे ते नाले नमाज़ां, कर तू मंजूर अर्ज़ नियाज़ां, कर दे मालिका पार उतारा, अलविदा 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 है। मुस्लिम अजमा है रमजान